नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। लौट आया हूँ बड़ी खुशखबरी मुस्कुराते हुए भाई जोश के साथ आया हूँ। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। टॉपिक क्या है हमारा? इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। दोस्त, वैश्वीकृत विश्व में है भारत की विदेश नीति। चैप्टर फर्स्ट है हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 6th सेमेस्टर। भाई बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्त, कुछ रूल्स है इस वीडियो को देखने के लिए। कॉपी पेन लेकर बैठना, सब कुछ काम छोड़कर बैठना, कान में लीड लगा लो दोस्तों। हो सके तो एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। टॉपिक समझ डाला, खुद कहोगे लाइव झिंगा लाला। सबसे पहले दोस्त, भारत की विदेश नीति। टॉपिक का नाम ही, यानी जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, उसका नाम है भारत की विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति में हमें 2 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले हमें गुलामी का जो हम गुलाम हुआ करते थे उस टाइम से हमें पॉइंटों को उठाना है। इसको कहते हैं उत्तर औपनिवेशिक राज्य से लेकर, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक टाइम से लेकर, ठीक है, यानी कि जब भारत दोस्तों आज़ाद हो गया उस टाइम से लेकर भारत की आज अभी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर एक महाशक्ति बनने की पूरी कंडीशन है। ठीक है, अब उसी पूरी कंडीशन को दोस्तों हमें इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करना है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम दिया गया है, नाम क्या है दोस्तों? एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक। दोस्त, एक गुलाम कंट्री से लेकर आज एक महाशक्ति बनने तक भारत अपने आप में दोस्तों एक वर्ल्ड पावर है। हम इसको भी समझेंगे दोस्तों। इसी को इंडियंस फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर। दोस्त, सबसे पहले आपको बता दूं कि विदेश नीति का मतलब ही क्या होता है। विदेश नीति उसे कहा जाता है, यानी फॉरेन पॉलिसी, जब एक कंट्री ये बताए कि हम दूसरे कंट्री के साथ अपने किस प्रिंसिपल्स को देखते हुए हम उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। अब मैं आपको दोस्तों इसके पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और क्लासरूम के अंदर दोस्त देखते हो कि किसी एक कोने के अंदर 5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है उसमें आपस में 5 लोगों का ग्रुप बना पड़ा है। कोई बैक बेंचर्स होता है उसका 5 लोगों का ग्रुप बना पड़ा है। तो ऐसे ही वो 5 लोग इसलिए एक हैं क्योंकि उन 5 लोगों की जो आइडियोलॉजी है, आपस में सोच विचार एक दूसरे की मिलती जुलती है। तो वो एक दूसरे को इसलिए जानते हैं, इसलिए पहचानते हैं क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को दोस्त हेल्प करते हैं। यही करते हैं, तभी तो वो टिके हुए हैं भाई। अब कभी किसी से लड़ाई होती है तो 5 ग्रुप मिलकर उसको मारने जाते हैं यार, यही होता है। तो सेम इंडियन फॉरेन पॉलिसी या किसी भी फॉरेन पॉलिसी को देख लो, फॉरेन पॉलिसी यही देख के बनाई जाती है कि उस कंट्री से हमारे जब रिलेशन बनेंगे या हम उस कंट्री के साथ अपने रिलेशन को बनाएंगे तो उस कंट्री के रिलेशन बनने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्त, मेनली फॉरेन पॉलिसी के अंदर यही देखा जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति का मतलब होता है कि जब हम विदेशों से अपने संबंध बनाएंगे तो हम किन पॉइंटों को देखते हुए बनाएंगे। हमारे अपने भी तो कुछ सिद्धांत होने चाहिए ना। जैसे कहते नहीं है भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा सिद्धांत है ये। दैट मीन्स हम एक सिद्धांत पे चलते हैं। तो सेम वही एक कंट्री का एक सिद्धांत होता है जिसको हम विदेश नीति कहते हैं। क्योंकि हम भारत के अंदर की जब बात करेंगे तो दोस्त हम उसको आंतरिक नीति या तमाम जो भी हम कानून नियम से चलते हैं वही होता है। लेकिन जब भारत के बाहर विदेशों से संबंध बनाने की बात करते हैं तो वहीं पे आती है विदेश नीति। विदेश नीति इंटरनेशनल रिलेशन का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक पार्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। अब विदेश नीति हमें ये बताता है, यानी फॉरेन पॉलिसी हमें ये बताता है कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशन बनाएगा, आखिर वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए रिलेशन बनाएगा। अगर इंडिया दोस्तों अमेरिका के साथ रिलेशन बनाता है तो क्यों बनाता है, और अगर यूएसएसआर के साथ रिलेशन बनाता है तो क्यों बनाता है, आखिर इसके पीछे का मेन मकसद क्या है और हम किन प्रिंसिपल्स पे चलने वाले हैं। दोस्त, स्टार्टिंग से अगर नेहरू जी से लेकर आज के इस टाइम पे यानी कि मोदी जी तक भारत की विदेश नीति अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग होती रहती है। अगर दोस्त हम जो बाइडन के देखें, इससे पहले ट्रम्प थे, ट्रम्प की विदेश नीति दोस्तों कुछ और थी, आज बाइडन की विदेश नीति कुछ और है। ऐसे ही दोस्तों जब सरकारें बदलती है तो कुछ विदेश नीति में भी चेंजेस होती है, बट ऐसा नहीं कि पूरा विदेश नीति ही चेंज हो जाए, कुछ चेंजेस होती है। इसलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि विदेश नीति जब एक नई सरकार बनती है तो एक सरकार की विदेश नीति क्या होगा, यानी कि वो किस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करेगी, किस कंट्री के साथ ट्रेड करेगी, व्यापार करेगी, और दोस्त क्या अपने रिलेशंस को वो मेंटेन रखेगी जैसे पहले उसको रिलेशन चलते आ रहे थे। तो विदेश नीति के अंदर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्त, इस टाइम भारत के एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, यानी कि दोस्तों तो विदेश मंत्री का मेन काम होता है विदेश नीति को निर्धारित करने टाइम उन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि हमारे जो मेन प्रिंसिपल्स है उन पे कोई आँच ना आ जाए। अब वो मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं हमारे दोस्त, इसी को विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहा जाता है। इस चैप्टर के हम लास्ट में इस पॉइंट को भी देखेंगे। जब आप इसका आंसर लिख रहे होगे तो आपको उसका भी आंसर देना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, चाहे दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्री का अपना एक विदेश नीति होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत है,
भारत 1947 से पहले भारत की अपनी कोई भी विदेश नीति नहीं हुआ करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत खुद एक गुलाम कंट्री था, और गुलाम कंट्री अपनी विदेश नीति कैसे बना सकता है, कैसे आखिर वो ये बताएगा कि हम विश्व के साथ किसके साथ कैसे संबंध बनाएंगे, क्योंकि हम तो गुलाम थे। इसलिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी वो दोस्त ब्रिटेन ही तय करता था, हम तो खुद गुलाम कंट्री थे। इसलिए 1947 के बाद जो हमारी नीतियाँ बननी स्टार्ट हुई वो दोस्तों इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनी, और उन्हीं फॉरेन पॉलिसी को हम आज समझेंगे भी, और ये देखेंगे कि दुनिया के दोस्त जो भी कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। अब कंट्री चाहे कोई भी हो, सभी कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति होती है, क्लियर है। अब देखो भारत की हम बात करते हैं क्योंकि टॉपिक का नाम ही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हम दोस्त लगभग 200 सालों से ऊपर तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। अब इस गुलामी की प्रथा हम जानते हैं, इसका दुख दर्द हम समझते हैं। हम पे जो बीता दुनिया के और कंट्री जैसे कि एशियन कंट्री, अफ्रीकन हो गए, उनके ऊपर भी ये बीता है। तो उन चीज़ों को जो हमारी अनुभव है उसको हमने आज़ादी में बदला, और आज़ादी के बाद भी उसको हमने अभी तक संजो के रखा है। जब दोस्त हम 26 जनवरी बना रहे होते हैं, जब हम 15 अगस्त बना रहे होते हैं, कभी कभार दोस्त ये देशभक्ति जब भावना आती है हमारे अंदर, और ऐसे भी हम उन पलों को अभी भूले नहीं हैं, हम अपने दोस्त क्रांतिवीरों की वजह से। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। अभी तक दोस्तों अभी हमने जो देखा वो एक तरफ से मैंने आपको एज अ बेसिक कंसेप्ट्स बताया है। इंट्रोडक्शन से लेकर दोस्त उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या, इसके बाद ये पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। थर्ड पॉइंट में क्या समझना है हमें, भारत की विदेश नीति में सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व, ये वाला दोस्तों पॉइंट जिसके मैं बात कर रहा था कि हम किन रास्तों पे चलने वाले हैं दुनिया के साथ अपने रिलेशन बनाने में, तो इस वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये हमारी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये परमाणु नीति भारत की, आर्थिक नीति दोस्तों भारत की, दक्षिण एशिया में भारत की क्या भूमिका है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व और महत्वाकांक्षा। इसी को दोस्तों यहाँ पे सेम इंग्लिश में भी है। मैं टॉपिक को दोस्तों हमेशा मेरी एक आदत रहती है कि मैं चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखते चलूँ, ताकि दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। चीज़ों को दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हो। जो भी टॉपिक का आज मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ आप सभी को, इसके स्लाइड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के दोस्तों जो पूरे नोट्स है, कंप्लीट नोट्स, सिलेबस के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको लेकर स्टडी कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त सिंपल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो सब कुछ अब आपको समझ में आने वाला है। दिल थाम के बैठना, एंड तक बैठना, कहीं बीच में दोस्तों स्किप मत करना इस वीडियो को, वरना टॉपिक छूट गया है भेजे में घुसेगा ही नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, विदेश नीति अपनी भौगोलिक अखंडता का मतलब क्या होता है, यूनिटी को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। देखो जब भी हम विदेश नीति बना रहे होते हैं तो हम इन बातों का ध्यान रख के बनाते हैं कि अगर हम यानी मान लो कंट्री ए और कंट्री बी के साथ अपने रिलेशन बनाता है तो कंट्री ए की अखंडता पे कोई खतरा ना है, यानी कि उसकी यूनिटी जो है, आपस में सभी राज्य जुड़े हुए हैं, वो कभी टूट ना जाए, तो अखंडता बनी रहे, उसकी यूनिटी बनी रहे, है ना। उसकी दोस्तों विचार, उसके जो काम है, उसकी जो स्वायत्ता है, स्वायत्ता मतलब जो उसकी एटोनोमस है, वो अभी आज़ाद है, कहीं नहीं भाई उसके साथ विदेश नीति या उसके साथ रिलेशन बनाए तो उस कंट्री का है, मान लो कंट्री बी का एक पे कब्जा हो जाए, इसके साथ अगर ऐसे रिलेशन बनाता है तो क्या फ़ायदा भाई, ऐसे इसकी स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। स्वायत्ता मतलब ऑटोनोमस, आप इसकी आज़ादी कह सकते हो, ठीक है। तो बनाए रखने के साथ साथ अपनी गौरवशाली सभ्यता के ज्ञान पर टिके रहने में सफल रही है। और भारत के दोस्त ये सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत की विदेश नीति हमेशा सफल रही है, एक आज़ाद और बिल्कुल दोस्तों न्यूट्रल कह सकते हो कि हमेशा हमने किसी एक पक्ष का साथ कभी नहीं दिया हमने। दोस्त अभी हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन में, तो हमने भी उस टाइम भी कोल्ड वॉर चल रहा था, तो हमने दोस्त खुले रूप से हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हैं। हाँ वो बात अलग है कि दोस्त ट्रेडिशनल हमारा फ्रेंड है कौन, रसिया यानी यूएसएसआर, तो फिर भी हमारी एक पॉलिसी रही है नेम की पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो भी हमारे फॉरेन पॉलिसी बनेगी वो इन बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी कि हमारे देश की अखंडता, एकता और स्वतंत्रता बरकरार रहे, इस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भारतीय विदेश नीति यह दर्शाती है कि कैसे एक शांतिपूर्वक, सही से समझना दोस्त जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, कैसे एक देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी सहयोग और संप्रभुता और प्रतिष्ठा के लिए आपसी सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक व्यवस्था को चलाने में
प्रभावी भूमिका निभा सकता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपके एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप सभी को। भारत की विदेश नीति दुनिया को ये बताती है कि कैसे एक कंट्री पंचशील, पंचशील का नाम सुना आपने, 5 सिद्धांत कौन से? सबसे पहले दोस्तों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। हम शांति चाहते हैं और दूसरे कंट्री के साथ जिसके साथ हम सह अस्तित्व से रिलेशन बनाएंगे उसके साथ भी शांति चाहते हैं। तो पहला सह अस्तित्व है ना, आपसी सहयोग, संप्रभुता। संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी, एक कंट्री अपने इंटरनल मामले में और एक्सटर्नल मामले में टोटली आज़ाद है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के मामले में कोई विदेशी शक्ति आए, विदेशी कंट्री आए और उसके काम में इंटरफेयर करे। भारत कुछ भी करता है तो अमेरिका के कहने पे नहीं करेगा। भारत दोस्त अगर कुछ भी कर रहा है तो यूएसएसआर के कहने पे नहीं करेगा। अगर दोस्त आपको पता हो तो इस टाइम अभी जब यूक्रेन पर रसिया ने अटैक किया तो यूरोपियन कंट्रीज ने ये कहना स्टार्ट किया भारत को कि रसिया से अपने सारे संबंध तोड़ दें। हम कैसे तोड़ दें भाई, हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड है वो। एस जयशंकर ने दोस्तों ये कहते हुए कटाक्ष किया यूरोपियन कंट्रीज़ पे कि भाई कैसे तोड़ दे भाई, तुम भी तो आपको पता है दोस्त लगभग जितना भी अभी जो तेल, पेट्रोलियम तेल जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ को वो रसिया देता है। अब बताऊं, जब यूरोपियन कंट्रीज़ को इतना ही तकलीफ है तो इन्होंने तेल लेना बंद क्यों नहीं कर दिया? और यही बात दोस्तों जब एस जयशंकर ने कह दी तो मिर्ची लग गया यूरोपियन कंट्रीज़ को। तेल लेना बंद कर देते तो भारत कैसे बंद कर सकता है भाई? आज भी दोस्त हमारे डिफेंस के जो टूल्स वगैरह हैं, हथियार औजार सब रसिया देता है हमें, ट्रेडिशनल फ्रेंड है हमारा। हमें दोस्त पाकिस्तान के वॉर के टाइम, चाइना वॉर के टाइम हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। तो यही होता है विदेश नीति के अंदर। तो इन्हीं सब पॉइंटों को दोस्तों ध्यान में रख के विदेश नीति बनाई जाती है ताकि जो वैश्विक व्यवस्था है उसको सही से चलाया जा सके। क्लियर है? देखो सबसे पहले आपको ये समझना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, यानी कि डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपने इन पॉइंटों को समझ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा सारा पॉइंट आपका। चलिए सबसे पहले आपको ये समझना है, पहले देखो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जब हम पढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तो हम पॉइंटों को कवर करते हैं। पहले समझे, पहले इंटरनेशनल है क्या, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है वो किन बातों को ध्यान में रख के बनाए, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, वो थ्योरी कौन कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों ये थ्योरी वो है यथार्थवाद। अगर आपने दोस्तों इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ रखा है आपने, मेरे दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोडेड है, बट आपको सिर्फ ये हल्के में समझना है। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आप इसको डायग्राम में एग्जाम में बना सकते हो इस वाले टॉपिक को। ठीक है, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अलग अलग सिद्धांत पहले बताना है। यथार्थवादी सिद्धांत है जो ये बताता है दुनिया को एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन इसलिए बनाना चाहिए, या एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन इसलिए बनाता है ताकि उसका फ़ायदा निकले। जिस दिन फ़ायदा ख़त्म होता है एक कंट्री के साथ, उसके रिलेशन बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और एक कंट्री हमेशा पावर गेन करने की कोशिश करता रहता है और इस पावर अप गेन करने में शक्ति के लिए संघर्ष होता रहता है। और कभी भी दोस्तों युद्ध हो सकता है दुनिया के अंदर, हमेशा युद्ध की कंडीशन बनी रहती है। अब युद्ध को टाल नहीं सकता, युद्ध सच्चाई है और दुनिया में कभी युद्ध हो सकता है क्योंकि सभी कंट्री शक्ति लेना चाहते हैं। जैसे दोस्तों एक इंसान दुनिया एक इंसान क्या होता है, एक आपस में आगे निकलना चाहता है, दोस्त कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा लाना चाहता है, उससे आगे निकलना चाहता है, अपने दोस्त को नीचा दिखाना चाहता है। ऐसे होती है रियलिटी लाइफ के अंदर। वैसे दोस्तों यथार्थवाद, रियलिज्म भी ऐसी थ्योरी है, वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के अंदर एक इंसान की ही तरह एक देश भी स्वार्थी होता है, अपने मतलब के लिए वो दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है और जिस दिन बेनिफिट खत्म, फ़ायदा खत्म, मतलब खत्म हो जाता है उसके साथ, तो देश क्या करता है उसके साथ रिलेशन तोड़ देता है। जैसे एक इंसान क्या करता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है, ढोंगी होता है। ये कौन कहता है दोस्तों? यथार्थवादी सिद्धांत कहता है। यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये मार्गेंथ्यू नामक एक बंदा है, उसके द्वारा दी गई है। किसमें दी गई है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक है मार्गेंथ्यू की, उसके अंदर यथार्थवाद का सिद्धांत दिया गया है। जो मैंने आपको बात बताया उसने ये सारी बातें कही है। ठीक है, तो एक कंट्री अपने जो दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है, फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो ये देख के बनाता है कि किसके साथ मेरे फ़ायदे होने वाले हैं, है ना, मैं जो पावर है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है दोस्त हम किसी कमज़ोर देश के साथ अपने विदेश नीति या रिलेशन बना ले, कोई मजबूत देश है हमें ठोक के चला जाए, इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम बैलेंस बना के चलते हैं, है ना, अपने संबंध उसी से बेहतर बना के चलते हैं जो एक सुपर पावर हो। ठीक है, तो मेंटेन रहेगा तो कोई कंट्री हमसे तू करने में उससे डरेगा। ये चीज़ है यथार्थवादी सिद्धांत। मैं चीज़ों को अपने मतलब भी अपने वर्ड्स में इसलिए समझाता हूँ ताकि सीधा आपके खोपड़े में घुस जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? उदारवाद। उदारवाद ये कहता है कि कुछ भी नहीं है ऐसा दुनिया में, कोई युद्ध की कंडीशन नहीं है। यथार्थवादी गलत कह रहा है, दुनिया में सब कुछ ठीक है, शांति का माहौल है ना। और ये दोस्त उदारवादी कहता है कि सभी कंट्री को युद्ध छोड़ देना चाहिए,
शक्ति व्यक्ति सब बेकार है, शक्ति पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक कंट्री को व्यापार करना चाहिए, व्यापार के दरवाजे खोल देना चाहिए और उसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना चाहिए जो आपसे अच्छा व्यापार कर सकता है। ये दोस्तों उदारवाद कहता है ना, लिबरलिज्म कहता है। नेक्स्ट रूढ़िवादी, रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिज्म, है ना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आज के अकॉर्डिंग पॉलिसी मत बनाओ, पॉलिसी बनाओ जो आज से 500 साल पहले, हज़ारों साल पहले जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बना के गए हैं। अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग की जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग वो नीतियाँ बनाया करते थे, तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये अलग ही भाई किसी भांग पी के कर रहे हैं भाई, हज़ारों साल पॉलिसी की अभी कहाँ पे काम आएगी यार, है ना। ये कंजर्वेटिज्म वाले। नेक्स्ट दोस्तों मार्क्सिज्म वाले, यानी कि मार्क्सवाद। मार्क्सवाद कहता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब रिलेशन बना रहा होता है तो उसके अंदर मजदूरों, किसानों को देख के बनाया जाए, उनकी समानता को देख के बनाया जाए। तो दोस्त मार्क्सवाद का सिंपल ये कहना है कि एक देश के ऊपर अमीरों का हस्तक्षेप होता है, अमीरों का कब्जा होता है, तो जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो अमीरों के लिए बनाई जाती है। इसलिए दोस्त मार्क्सवाद कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और जो राज्य है, जो देश है, उसके ऊपर कब्जा कर लो और पूरे मजदूर किसान मिल के देशों को चलाएं। और जो पॉलिसी बनानी है वो मजदूर किसान के लिए बने, और दुनिया में सभी देशों से जो रिलेशन बनेगी वो मजदूर और किसान को, जो सपोर्टिव कंट्री होते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाया जाएगा। ये कहते हैं दोस्तों मार्क्सिज्म वाले, मार्क्सिस्ट वाले। नेक्स्ट दोस्तों नारीवाद। नारीवाद क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसने अपने देश के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को महिलाओं में सपोर्ट किया हो कि एक राष्ट्रपति महिला होनी चाहिए। तो नारीवादी कहते हैं कि दुनिया के अंदर पुरुष और महिला में समानता हो, इक्वलिटी हो। इसलिए दोस्तों फेमिनिस्ट जितने भी थिंकर्स हैं हमारे, उन्होंने एक आंदोलन चला रखा है कि एक देश दूसरे देशों के साथ रिलेशन जब बनाता है तो उसके अंदर सिर्फ पुरुषों को ध्यान देकर बनाता है, सिर्फ एक मेल ही एक केंद्र में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं कि एक इंसान या एक देश, बस। दोस्तों महिलाओं को दरकिनार या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर महिलाओं पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना पुरुषों पर ध्यान दिया जाता है। ये महिला पुरुष की समानता की बात करते हैं। ये पैट्रियार्कल सिस्टम की है, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है हमारी, उसकी अंत की बात करते हैं। क्योंकि दोस्त जितना इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर टेररिज्म है, इन्वायरमेंट का मुद्दा है, उतना ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फेमिनिज्म का मुद्दा भी है। क्योंकि दुनिया के एक नहीं तमाम देशों के अंदर महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स या तमाम राइट से वंचित रखा जाता है। दोस्त ये सारे पॉइंट्स आपने देखा कि जितने सारे थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ बातें कहनी है। कोई अपना कह रहा है, कोई अलग कह रहा है, ठीक है। ऐसे ही दोस्त एक और थ्योरी निकल कर आई जिसका नाम है उत्तर औपनिवेशवाद। क्या नाम है? उत्तर औपनिवेशवाद, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, या इसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आया? मैंने कहा दोस्त जैसे ये सारी थ्योरीज है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये सारी थ्योरीज है वैसे ही सिद्धांत हैं। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है जो टॉपिक के बारे में अपनी राय रखता है, और जो ये राय रखता है उसको यूनिवर्सली सभी लोग मानते हैं, वही सिद्धांत बनता है। मेरे आपके कहने से दोस्तों वो सिद्धांत नहीं बन जाएगा। सिद्धांत वही बनेगा जो एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा दी गई हो जिसको सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर माने, स्वीकार करें कि हाँ ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो यही वो चीज़ है दोस्त जिसके वजह से ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर भी इनको पढ़ा जाता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इन सबको भी देखा जाता है। तो इन्हीं के बाद एक थ्योरी निकल कर आई जिसका नाम है उत्तर औपनिवेशवाद। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद कैसा प्रदर्शन किया है और क्या भारत अभी भी अपनी विदेश नीति के विमर्श में निरंतरता दिखाता है, यानी कंटिन्यूटी भारत की विदेश नीति बनी हुई है जो उसे इतिहास से विरासत में मिली है। दोस्त जो हमें आज़ादी मिली थी विरासत में, क्या वो आज भी बरकरार है? आज भी दोस्त हमारी कंडीशन कैसी है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, गुलामी के बाद का जो टाइम है उसके अंदर हमने अपना कैसा विकास किया है, इन सभी को अगर जानना है, इन सभी के बारे में पढ़ना है, तो ये कौन बताता है दोस्त? ये बताता है हमें उत्तर औपनिवेशवाद। दोस्तों लगभग 200 से अधिक सालों तक भारत एक औपनिवेशिक कंट्री रहा, यानी कि कॉलोनियल स्टेट रहा, और अंग्रेजों ने दोस्त भारत का पूरा विनाश कर दिया। इस सोने की चिड़िया कहने जाने वाली भारत को, इस जो सोने की दोस्तों चिड़िया थी उसको पिंजरे में बंद कर दिया और पूरा दोस्त लूटा खसोटा, यहाँ का माल लूटा, और अंग्रेज इंग्लैंड लेके चले गए, वहाँ पे बनाया और भारत के मार्केट में आके उसको ऊँचे दाम में बेच डाला। इस तरह के दोस्तों भारतीय मार्केट को पूरा धंधा चौपट कर दिया अंग्रेजों ने, पूरा तहस नहस कर दिया। भारत दोस्त अपनी स्वतंत्रता को खो चुका था और आर्थिक रूप से भारत पूरा पंगु मतलब होता है किसी और पे डिपेंड हो जाना, यानी कि अंग्रेजों पे डिपेंड, यानी भारत पूरा गुलाम हो गया राजनीतिक और आर्थिक रूप से। जब दोस्तों कोई कंट्री राजनीतिक और आर्थिक रूप से गुलाम हो जाए, कैसे? जब कोई कंट्री पॉलिटिकल, राजनीतिक,
राजनीति मतलब कानून बनाने का, ठीक है, कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसी और पे चला जाए, उसको बोलते हैं राजनीतिक। और इकोनॉमिक, मार्केट में क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, मार्केट के अंदर के सामान कितने का प्राइस क्या होगा उसका, ये सब डिसाइड करने का अधिकार जब कोई और ले जाए। यानी जब कोई कंट्री पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से, आर्थिक, इकोनॉमिक रूप से जब कोई कंट्री गुलाम हो जाता है उसको कहा जाता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आया समझ में? जब कोई शक्तिशाली देश, पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से गुलाम बना ले और वहीं पर जाके बस जाए, उसको कहा जाता है उपनिवेशवाद, यानी कि कॉलोनियलिज्म। अब आया आपको समझ में उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है? मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, चलिए समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों ब्रिटेन है। सन 1600 में ये भारत में दोस्तों सिर्फ ट्रेड के मकसद से आया। इसके कुछ ही दिनों बाद दोस्तों ये भारत का राज्य है, कह सकते हो कि राजनीतिक जो शक्ति इसके पास आ गई। क्या बैटल ऑफ प्लासी, दोस्तों पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ समझने के लिए, है ना। बैटल ऑफ प्लासी 1757 की प्लासी की युद्ध और 1764 की बक्सर के युद्ध, इन दोनों युद्ध के बाद भारत के भाग्य विधाता बन बैठे साले ये अंग्रेज, और इस तरीके से भारतीय गुलाम हो गया, राजनीतिक शक्ति इनके पास चली गई। ठीक है, भारत की बाजार के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1750 से लेकर 1850 में, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो भारत के कच्चे माल को ये लूट कर अंग्रेज इंग्लैंड लेकर जाते, वहाँ पे मशीनों में बनाते और भारत के अंदर आके बेचते, वो भी ऊंचे दामों पर, बड़ा पैसा कमाते भाई। इस तरीके से भारत राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम हो गया, पहली चीज़ तो ये। और सेकंड कंडीशन क्या थी उपनिवेशवाद की, कॉलोनियलिज्म की, कि जिस कंट्री ने गुलाम बनाया है वो यहाँ पे आके बस जाए। अब आया समझ में? अंग्रेज भारत में आए, पहले कोलकाता में, फिर शिमला में, मद्रास में आए, बम्बई में आके साल बसने लग गए। शिमला तो उनका गढ़ हो गया था भाई, है, ठंडे इलाके में रहना पसंद करते थे वो। तो इस तरीके से भारत एक औपनिवेशिक कंट्री बन गया था। जब कोई शक्तिशाली देश आकर आपको गुलाम बना ले और अपनी कल्चर को, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजीकृत दुनिया बना दी है। यहाँ पे लोगों को कलर, सूरत, देखो अंग्रेजों ने कहा था यार ये रंग सूरत से तो भारतीय होंगे, खून से तो भारतीय होंगे, है, लेकिन ये इनको ऐसा बना देंगे, अंग्रेजी ठोक ठोक के, देखो कम्युनिकेशन का साधन तो होना चाहिए। अंग्रेज कैसे कम्युनिकेट करते लोगों से? उन्होंने सोचा कि हम हिंदी नहीं सीखेंगे, हम इन सभी करोड़ों लोगों को अंग्रेजी सिखा देंगे। दोस्त यही वजह है कि आज इंग्लिश एक क्लास बन चुकी है। एक इंग्लिश कोई बोल रहा है या दोस्त इंग्लिश वाला है तो वो अमीर है, एक हिंदी वाला तो वो एक गरीब है। बट दोस्तों आज सोसाइटी कुछ अलग हो गई है। कुछ लोग की क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही कि आज कैसे एक मेंटलिटी बन गई है इंटरनेशनल लेवल पे भी। आज हिंदी को इंपॉर्टेंस ना देने के बजाय आज हम सिर्फ इंग्लिश को ही देखते हैं। यार हमारी एक लैंग्वेज है यार। कुछ लोग मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हिंदी भी है, कुछ लोग दो चार वर्ड सीख लेंगे और बोलेंगे यू नो वट, ताकि लगे भाई हम कुछ खत्म माल नहीं है, हमें भी कुछ आता है। अरे भाई ठीक है, लेकिन हम कतराते क्यों हैं हिंदी बोलने में? हमारी हिंदी तो अपनी ये भाषा है ना, लेकिन एक सच्चाई है, कटु सच्चाई है यार एक तो ये। ठीक है, देखिए तो उपनिवेशवाद का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, जैसे ही दोस्त हम गुलाम बने, ये सारे हम पे अत्याचार हुए, तो हमने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया, राष्ट्रीय आंदोलन। और दोस्तों ये राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के इस अत्याचार ने भारत के सभी वर्गों को एक समान नुकसान पहुँचाया है दोस्तों, अंदर से दुख दिया, प्रताड़ित किया, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। अब इसी वजह से 1857 का दोस्तों क्रांति भी हुआ, और देखते ही देखते दोस्तों भारत के इस क्रांति की वजह से अंग्रेजों की पूरी नींव हिला डाली। गांधी जी को दोस्तों जब ट्रेन से फेंका था ना, गांधी जी ने यही कहा था, आपने ट्रेन से फेंका तो मैं पूरे भारत से फेंक दूंगा, और यही हुआ दोस्तों। भारत के सभी क्रांतिवीरों ने मिलकर भारत को फाइनली आज़ाद करवाया। और आज़ाद भारत के टाइम जब आज़ादी हुई 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो हमारे पास एक ही बड़ी चुनौती थी कि भारत के लिए, जो कि एक स्वतंत्र भारत है, तो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति क्या होगी। और दोस्त भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, ये लोगों को कम पता होता है कि ये पहले भारत के विदेश मंत्री भी हैं, ये प्रधानमंत्री भी थे, और इन्होंने दोस्त विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखा था। तो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोस्त दोनों यही थे। तो इनके पास सबसे बड़ी चैलेंजेस ये था कि अपनी विदेश नीति को हम किस तरीके से बनाएं, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, दुनिया दोस्तों पूरी दो ग्रुप में बटी हुई थी, यूएसएसआर और यूएसए। दोनों पागल हो चुकी थी कि दुनिया के छोटे छोटे कंट्रीज़ को अपने पक्ष, अपने फेवर में लेना, जितने ज़्यादा बंदे बनाएंगे हमारी पावर बढ़ेगी, और भारत कैसे किसी भी एक ग्रुप में शामिल हो सकता था। इसलिए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने सोचा यहाँ पे इनकी दोस्तों ये जो पॉलिसी रही गुट निरपेक्षता की पॉलिसी,
कि हम दोनों ग्रुप से अलग रहेंगे, इसने भारत को दुनिया भर के देशों के अंदर एक अलग ही नाम दे दिया। दोस्त अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अब आया आपको समझ में, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आपको सब कुछ। चलिए अब हम देखने वाले हैं उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या। उत्तर मतलब होता है बाद, औपनिवेशिक मतलब पूरा खोल के समझा दिया, पोस्टमार्टम कर दिया मैंने अभी तो। औपनिवेशिक का मतलब राज्य मतलब एक देश, क्लियर है। व्याख्या करेंगे अब हम इसको, ठीक है, अब हम डिस्क्राइब करेंगे। हाँ आपको कुछ यूँ समझना है पहले, उत्तर मतलब बाद, औपनिवेशिक मतलब सिंपल समझ लो दोस्तों गुलाम, यानी कि गुलाम, जब हम गुलाम थे उसके बाद की कंडीशन की व्याख्या करना उत्तर औपनिवेशिक है या उत्तर औपनिवेशिकवाद कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को। तो हम डिस्क्राइब करते हैं अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। दोस्तों एक एक करके फिर ये समझेंगे, सारे पॉइंटों को समझा दूंगा, टॉपिक बड़ा मजा आ जाएगा। चलिए आज देखते हैं हम उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या। सबसे पहले हमें ये समझना है कि उत्तर औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। जब एक कंट्री को गुलाम बनाया जाता है तो गुलाम बनने की इस पूरी घटना के दौरान उसके ऊपर दोस्त क्या अत्याचार हुए, है ना, उसको दोस्त कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, किन किन सेक्टर में जा उसको इफेक्ट है ना, काफ़ी सेक्टर में उस पर इम्पैक्ट पड़ा, एंड दोस्त कौन कौन सी घटनाओं से उस कंट्री के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। अब बदलाव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कौन कौन से बदलाव आए, क्या क्या घटनाएं घटी उस देश के अंदर, इन सभी घटनाओं को स्टडी करना उत्तर औपनिवेशिक कहलाता है। यानी कि एक कंट्री के गुलाम होने के बाद की जो अनुभव है, जो घटनाएं हैं, उनको बताना उत्तर औपनिवेशिक कहलाता है। अब आपको दोस्तों समझ में आया कि मैंने आपको ये क्यों बताया था। हाँ दोस्त कहाँ पे, हाँ अब आपको ये समझ आया कि दोस्त मैंने आपको ये क्यों बताया था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 5 पॉइंट है। अब छठा पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर लो, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक। जो इनका कहना था, इसके बाद आएगा उत्तर औपनिवेशिक, जो ये बताएगा कि गुलामी के बाद की एक देश की क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है, आखिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, और एक कंट्री अपनी गुलामी के टाइम कौन कौन से अत्याचार से गुजरा है, जो इनके बारे में बताता है, वो कहलाता है उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत। तो इंटरनेशनल रिलेशन के दोस्त इन 5 के बाद एक छठा पॉइंट है उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत। अब आया आपको समझ में। तो इन 5 के बाद आपको सिंपल उस पॉइंट को भी डिस्क्राइब करना है। सिंपल दोस्तों आप इसको डायग्राम में भी बता सकते हो, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। चलिए तो अब मैं आपको एक एक पॉइंट, ये दोस्तों इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो यहीं से हमें देखो इंट्रोडक्शन से टॉपिक स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था, इसके बाद आपको यहाँ से आना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे यह घटना, कौन सी घटना, उत्तर औपनिवेशिक की घटना मानव इतिहास में औपनिवेशवाद की एक दुखदायी घटना को बताती है। दुखदायी घटना क्यों? क्योंकि भाई वही कंट्री इसके बारे में बताएगा जो गुलाम रह चुका है, और ऐसे कंट्री में भारत का भी नाम आता है, ठीक है, जो लगभग 200 वर्षों के लिए संसार में दोस्त एक कह सकते हो कि एक सार्थक छोटी आबादी, यानी कि कुछ ही लोगों ने एक बड़ी आबादी वाली कंट्री को अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब अंग्रेज भारत में आए थे, ये दोस्त जब पार्लियामेंट की एक उस यानी कि जो बुक है, जब हम अपने कॉलेज में हुआ करते थे, तो ग्रेजुएशन के टाइम हमको पार्लियामेंट लेकर गया गया था। तो उस पार्लियामेंट के अंदर तो कुछ, उस पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी, उसमें कुछ बुक्स रखे हुए गए थे। तो उसमें जो मैंने पढ़ा था यार, उसके अंदर जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनकी जो संख्या थी सिर्फ 300 थी, यानी 300 लोगों ने दोस्तों मिलकर पूरे भारत को अपना गुलाम बनाया। अब उस बात अलग है कि एक करके बढ़ाते चले गए, लेकिन स्टार्टिंग वो सिर्फ 300 थे, सिर्फ 300 लोगों ने, यार ज़रा सोचो एक बार। तो इस तरीके से एक छोटी सी आबादी ने बड़ी आबादी की व्यापकता पे दोस्त गुलामी का प्रतीक लगा दिया। इस तरीके से कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल यानी कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य की जब हम व्याख्या कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यह घटना, उत्तर औपनिवेशिक की जो घटना है, ये वह घटना है जो एक बहुत दुखदायी घटना है, जो ये बताती है कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री का गुलाम रहा है, और एक छोटी सी आबादी ने पूरी समस्त आबादी को अपना उसने गुलाम बना लिया, पूरा अपना कॉलोनी बना लिया उसको, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो अलग अलग सिद्धांत थे, उसमें एक और सिद्धांत ऐड होता है, जो कि है उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत। क्योंकि दोस्त इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री के ऊपर जिसने उसको गुलाम बनाया है, उसने कौन कौन से उस पर अत्याचार किए हैं दोस्त। क्योंकि जब भी कोई कंट्री गुलाम होता है, उसको उसी कंट्री की बात माननी पड़ती है जिसने उसको गुलाम बनाया है। अगर उसके अगेंस्ट में जाता है तो उसके तमाम दोस्तों टॉर्चर दिया जाता है। कोड़े की मार दोस्तों हमें ही पड़ा करते थे,
वो गुलामी की वो यादें हमने दोस्तों जब देखोगे, जैसे मंगल पांडे मूवी वगैरह के अंदर समझ में आगे पूरी कहानी है। तो उत्तर औपनिवेशिक का अर्थ उस समय और उस स्थान से है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ये इसका पूरा डेफिनेशन है, उत्तर औपनिवेशिक का डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन होंगे, जो थिंकर के व्यूज़ होंगे, वो आपको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। देखिए उत्तर औपनिवेशिक का अर्थ क्या है। उत्तर औपनिवेशिक का अर्थ उस समय और स्थान से है, यानी कि उस टाइम से है जब कोई एक कंट्री गुलाम हुआ करता था, और एक उस स्थान से जिसने औपनिवेशवाद को देखा है। यानी कि एक ऐसा कंट्री, मान लो कंट्री ए है और उसने गुलामी की जो टाइम है उस टाइम को उसने देख रखा है, क्लियर है। या वो विश्व व्यवस्था जो औपनिवेशिक काल के अंत के बाद, यानी कि एक कंट्री के गुलाम का जो टाइम है उसके अंत के बाद, यानी कि मान लो दोस्तों 1947 जब भारत आज़ाद हो गया था, है ना, गुलामी के अंत 1947 के बाद उभरी है, यानी कि गुलामी के बाद का जो टाइम है उस कंट्री का, उसी को हम कहते हैं उत्तर औपनिवेशिक काल, ठीक है। दूसरे अर्थों में दोस्तों कहा जाए तो उत्तर औपनिवेशिक वह विश्व व्यवस्था है जो औपनिवेशिक दौर का अनुभव, अब आया आप दोस्तों आपको समझ में, औपनिवेशिक दौर का अनुभव, जब एक कंट्री पूरा गुलाम था तो उस गुलामी की पूरी अनुभव को बताए, उसी को कहा जाता है क्या, उत्तर औपनिवेशिक। तो आखिर दोस्त हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं हम ताकि हमें वो बातें पता चल पाए जो हमारा कंट्री या एक गुलाम कंट्री उस दौर से गुजरा है। हम अपने उस दुख को संजो के रखें आगे आने वाले टाइम में, है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि दोस्त आपको पता होना चाहिए भारत के फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। आया दोस्त आपको समझ में। तो यही चीज़ है जिसने हमें बताया है। अब दोस्तों ये देखना आपको उत्तर औपनिवेशवाद जो है इसका कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि उत्तर औपनिवेशवाद उन बातों को बताता है जिन चीज़ों को या जिन घटनाओं को उन गुलामी देशों ने अपने ऊपर झेला है। सबसे पहले क्या, औपनिवेशिक युग बहुत क्रूर था, है ना, काफ़ी क्रूर, मतलब काफ़ी लोगों पे अत्याचार होते थे, लोगों को मार भी दिया जाता था, उन पे दोस्त खाने से यानी कि ज़्यादा काम लिया जाता था, जैसे कि दोस्त हैवी टैक्स इम्पोज कर देना, तो बहुत अत्याचार उन पे किया जाता था, ना काम ना करने पे उनको मारा तक जाता था, ठीक है। औपनिवेशवाद का प्रचार, देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्त, एक कंट्री जब किसी कंट्री को गुलाम बनाता था तो उसकी भूख वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती थी, वो चाहता था दुनिया के और कंट्री को गुलाम बनाए। ब्रिटेन दोस्त एक अकेला ऐसा कंट्री था जिसने तो दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री को अपना गुलाम बना रखा था। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोस्तों कह सकते हो कि दुनिया पे ब्रिटेन ने ही सबसे ज़्यादा राज किया है। अमेरिका तक दोस्तों ब्रिटेन का गुलाम था। अब इसके बाद दोस्तों फ्रेंच का नंबर आता है, यानी फ्रेंच बोलने वाले यानी फ्रांस का नंबर आता है दोस्त, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया दोस्त, इन्होंने तमाम देशों को अपना गुलाम बनाया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इनकी भूख मिटती नहीं थी। ये उपनिवेशवाद का प्रचार एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक दोस्तों करते थे, ठीक है। औपनिवेशी लोगों को वर्वर यानी कि दोस्तों ये कमज़ोर कहते थे। अब कोई भी कंट्री, अब मैं आपको बता दूँ, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जो ये जाते थे कंट्री को दोस्तों गुलाम बनाने के लिए, तो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो भी कंट्री है, ये मान लो कि अफ्रीका में गए या भारत में आए, ये बर्बर है, ये काफ़ी कमज़ोर हैं, ये असभ्य लोग हैं, हम इनको सिविलाइज़ करने आए, हम इनको सभ्यता सिखाने आए, रहने का ढंग सिखाना है, जीने का ढंग सिखाना है, और ये हम नहीं, हमको तो ईश्वर ने भेजा है आप सबके ऊपर शासन करने के लिए, ताकि हम लोग आप लोगों को जीने का ढंग सिखा सके। और ये सब बोल कर दोस्तों वो गुलाम बना लेते थे। और ऐसी घटनाएं अफ्रीकन कंट्रीज़ में या दोस्त एशियन कंट्रीज़ में और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में देखा गया है। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का ये दोस्त ये पूरा षड्यंत्र, एक पूरा कॉन्स्पिरेंसी आप देख सकते हो, है ना, इस पूरे संयंत्र का शिकार हम जैसे देश हो गए, ठीक है। और ऐसा होता है जिसका कि कला, संस्कृति और जो परंपरा है और जो पूरा इतिहास है, इस पूरे इतिहास को ही चेंज कर देते हैं ये गुलाम बनाने के बाद। अब देखो दोस्तों, भारत का जो हैंडमेड, आप कह सकते हो कि भारत के कुछ डोमेस्टिक जो कल्चर्स हुआ करते थे, जो हैंडमेड की जो कल्चर थी, हथकरघा कल्चर था, हथकरघा, गांधी जी का भूल गए भाई, तो उन सभी संस्कृति, उन परंपराओं को दोस्तों इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा आघात पहुंचाया हमारी परंपराओं पे, ठीक है, या जिस पे वो गुलाम बनाते हैं दोस्त, सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स उन पर भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। औपनिवेशीकरण प्रक्रिया ने पारंपरिक प्रथाओं और मूल्य प्रणाली को ही बदल डाला। हमारी दोस्तों कुछ धारणाएं, कुछ परंपराएं थी, हमारे धर्म के अंदर भी इन्होंने इंटरफेयर किया और तमाम सामाजिक प्रथाओं में भी इन्होंने चेंज किया। साथ ही दोस्तों मूल्य में, हमारे सोचने के तरीके और बोलने के तरीके में चेंज कर डाला। आपको दोस्त पता होना चाहिए कि अंग्रेजीकृत लाने का भारत में इन अंग्रेज़ों का ही हाथ रहा है इंग्लिश को स्प्रेड करने में। और साथ ही दोस्त जो पारंपरिक प्रथाएं हैं, भारत की जो ट्रेडिशन चली आई,
उसमें भी इसने तोड़ दिया। आपको तो पता हो कि भारत पूरे लोग मिल के आपस में रहा करते थे। जब 1600 या 1700 की दोस्तों बात बता रहा हूँ, उसमें भारत की आबादी सिर्फ 2 करोड़ हुआ करती थी, सभी यूनिटी में रहा करते थे। अब दोस्त भारत के अंदर आए, उन्होंने फूट डालू है, रूल एंड डिवाइड की दोस्तों जो पॉलिसी थी इनकी फुल दबा के हिंदू मुस्लिम कर करके दोस्तों तोड़ डाले इन्होंने यार। तो ऐसी पॉलिसी जब अंग्रेजों के द्वारा लेकर आई गई, तो ये जिस भी कंट्री में जाएंगे ये अपने राज को कायम करने के लिए दोस्त किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इसकी एक पॉजिटिविटी भी गिनवाई जाती है, क्या कि उपनिवेशवाद की वजह से देशों के अंदर दोस्तों आधुनिकता भी आई है। हाँ, ये बात ठीक है दोस्तों, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जैसे कि इंडियन रेलवे की दोस्तों पटरियाँ बिछाना है ना, भारत में दोस्तों मशीनों का आना, ये सारी कुछ है जिसके वजह से अंग्रेज या यूरोपियन कंट्रीज़ के दोस्तों ये सब देन है ये, ठीक है। चाहे जैसे कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, जेम्स वेट के द्वारा दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार, तो तमाम चीज़ों का दोस्तों ये जो आविष्कार किया गया, यही आविष्कार तो दुनिया में फैलते चला गया। तो ये एक पॉइंट गिनवाया जाता है, और यही चीज़ दोस्त इन देशों ने कह के लोगों को गुलाम बनाया कि हम आविष्कारक हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारे देश की तरक्की के लिए आए हैं भाई, हम यही कह के गुलाम बना लेते थे ये तो यार, ठीक है। तो ये चीज़ है अलग बात। कुछ पॉजिटिविटी में हम कह सकते हैं दोस्त अंग्रेजों के द्वारा भारत में बहुत, जैसे महाराष्ट्र में जाओगे आप तो बहुत कुछ अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है ना। हाँ, लेकिन दोस्त हुआ क्या, इन औपनिवेशिकवाद की जो संरचना है, ठीक है, यानी कि जो पूरा ये जो उपनिवेशवाद है यार, जब भारत का गुलामी जो अंत हुआ, भारत दोस्तों जब आज़ाद हुआ, तो उस टाइम भारत के अंदर एक नई संरचना बन चुकी थी। अब ये नई संरचना क्या थी कि एक न्यू स्ट्रक्चर क्या था, ये न्यू स्ट्रक्चर दोस्तों वो था जो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल तक भारत पे दोस्तों जो शासन किया, वो पूरा एक अलग स्ट्रक्चर बन चुका था। तो उस स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसके बाद उसका परिणाम बताना, और आगे हम भविष्य में क्या कर सकते हैं ये बताने का दोस्तों जो काम करता है, वो एक ऐसी थ्योरी करती है जिसका नाम है उत्तर औपनिवेशिक राज्य, यानी उत्तर उपनिवेश। क्लियर दोस्त, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। तो उत्तर उपनिवेश क्या करता है दोस्त, उपनिवेशवाद के जो युग के बाद का जो टाइम है, यानी गुलामी के बाद का जो टाइम है, उसके बाद की कंडीशन उस देश की क्या है, और गुलामी के टाइम उस देश की कंडीशन क्या थी, तो जो हमें ये बताए वो होता है क्या, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। क्लियर दोस्त। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे देखो दोस्त हुआ ये कि सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि उत्तर औपनिवेशिक जो अध्ययन है हमारा, यानी कि जो पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे, या जो ये थ्योरी है, वो दोस्तों हमें ये बताती है कि उन बातों को फिर से एग्जामिन करना, या उन चीज़ों को दोस्तों फिर से स्टडी करना, जिसके वजह से दोस्तों ये पश्चिमी कंट्री यानी जो वेस्टर्न कंट्री है, जिन्होंने दुनिया के देशों को दोस्त गुलाम बनाया अपना, है ना, अपना कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्त। तो ये क्या करते हैं, पश्चिमिया औपनिवेशिक शक्तियों के आधिपत्य को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। यानी कि जो उत्तर औपनिवेशिक दोस्तों थ्योरी है, वो इन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री ने अपनी औपनिवेशिकता यानी कि दोस्त अपनी गुलामी को ख़त्म किया। तो हम अगर दोस्त औपनिवेशिक को हम समझते हैं तो ये बताएंगे जैसे भारत में किस तरीके से दोस्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन चला, गांधी जी पूरे सिस्टम हमारा चला, वैसे ही दोस्तों नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में देख लो, तो वैसे सभी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा हुआ। तो यही दोस्त बताते हैं कि एक कंट्री की पूरी कंडीशन क्या रही। यहाँ पे दोस्त कुछ थिंकर हैं जैसे कि सोक्राफ्ट हो गए, क्रिप्स हो गए और दोस्त स्टीफन हो गए। इन तीनों के द्वारा ये कहा गया है कि हम ना, यानी कि हम सभी औपनिवेशवाद के बाद से आज तक साम्राज्यवादी प्रक्रिया से प्रभावित सभी संस्कृति को समाविष्ट करने के लिए उत्तर औपनिवेशिक शब्द का उपयोग करते हैं। ये दोस्त थिंकर के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है, ये आपको सिंपल सोचो, रट लो पूरा एज इट इज़ लिखना आपको। ये क्या इन्होंने बताया, इन तीनों ने मिलकर क्या बताया कि हम औपनिवेशवाद यानी कि हम पूरे जो संसार के लोग हैं, इन्होंने क्या कहा, औपनिवेशवाद के बाद से आज तक, यानी कि दोस्तों मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1947 से लेकर आज तक 2022 तक मान लो आप, साम्राज्यवादी प्रक्रिया, साम्राज्यवादी मतलब यानी कि एक कंट्री के हम गुलाम रहे थे तो हम उनके साम्राज्य रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों के साम्राज्य तो थे भाई हम। तो उपनिवेशवाद यानी गुलामी से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक क्या क्या प्रभावित रहे हैं हम उससे, हमारी जो संस्कृति पूरी, इन सभी को हम जब बताते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं उत्तर औपनिवेशिक शब्द। गुलामी से लेकर आज तक की पूरी परंपरा, पूरी दोस्त जहाँ जहाँ पे इफेक्ट पड़ा, इन सब को बताना ही एक उत्तर औपनिवेशिक कहलाता है। क्लियर यहाँ पे। तो उत्तर औपनिवेशिक दोस्तों जो अध्ययन है, ये वर्तमान से लेकर आज तक दोस्तों चल ही रहा है, और ये हमें जब तक चलता रहेगा जब तक तो मानव सभ्यता है,
क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि गुलामी से लेकर अगर हम आज तक स्टडी करते हैं तो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमने कितना तरक्की कर लिया है गुलामी के बाद के टाइम में और जो हमने पहले नहीं किया था। तो ये हमें उन यादों को संजो के रखने की बात करता है। तो यहाँ पे लीला गांधी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बहुत ज़्यादा उससे इंपॉर्टेंट लाइन थिंकर कह सकते हो आप, लीला गांधी। ये दोस्त ये एक पोस्ट कॉलोनियल के जो उत्तर औपनिवेशिक है, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वाले थ्योरी के अंदर। तो इनका नाम लिखना मत भूल जाना भाई, लीला गांधी जी का, ठीक है। इनका क्या कहना है कि उत्तर औपनिवेशवाद को औपनिवेशवाद के बाद के रहस्यमय स्मृति लोप, स्मृति मतलब वही जो यादें हैं, जो गुलामी की यादें हैं, जो दुखदाई की जो घटनाएं हैं, वह उन स्मृति उनको याद करने के सैद्धांतिक प्रतिरोध के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि औपनिवेशवाद गुलामी के टाइम को एक रहस्यमय, एक पूर्ण कह सकते हो एक मिस्ट्री के रूप में याद करने का एक तरीका है, क्योंकि औपनिवेशवाद जो उत्तर औपनिवेशवाद है वो हमें वही बताता है, गुलामी देशों की पूरी घटनाएं के बारे में बताता है। ये कहना है लीला गांधी जी के द्वारा। यह एक शास्त्रीय परियोजना, शास्त्रीय मतलब क्या होता है, पुरानी, शास्त्रीय मतलब क्या होता है, पुरानी घटना। दोस्तों ये आज से लगभग 300-400 पुरानी जो घटनाएं होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यह एक शास्त्रीय परियोजना है जो औपनिवेशिक अतीत को फिर से देखने, तो उत्तर औपनिवेशिक दोस्तों जो ये सिद्धांत है वो हमें अतीत को फिर से देखने, याद रखने और महत्वपूर्ण रूप से परीक्षण मतलब क्या होता है, उसको दोस्त ऑब्जर्व करने, है ना, उसको एग्जामिन करने कि गलत था वो सही था, ये करने का एक क्या मतलब कार्य है ना, ये कह सकते हो कि हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, एक अवसर देता है। ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया लीला गांधी के द्वारा। तो इस तरीके से दोस्तों इनका यही कहना है कि जो पोस्ट कॉलोनियल यानी कि जो उत्तर औपनिवेशिक ये जो थ्योरी है, ये हमें उस टाइम के अतीत को समझने, उस समय की घटनाओं को दोस्तों याद रखने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक जो थ्योरी है ये हमें गुलाम देशों की उन घटनाओं के बारे में बताता है, ठीक है, जो उन्होंने अपनी गुलामी के टाइम सही है या उनका जो अनुभव है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो औपनिवेशवादियों जिन्होंने गुलाम बनाया है और औपनिवेशित जिनको गुलाम बनाया गया, इन दोनों के बीच के जो विरोधी संबंध है ये भी हमें उत्तर औपनिवेशवाद बताता है, ये जो थ्योरी है में ये बताता है, ठीक है। तो जिन्होंने गुलाम बनाया है और जिनको गुलाम बनाया गया है, इन दोनों के जो संबंध को आज हम समझ कर पूरी वर्ल्ड को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दुनिया में जो भी संबंध है, जैसे कि दोस्त आज भी एक वेस्टर्न कंट्री नामक एक कंट्री है, कंट्री मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को कहते हैं हम, जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, है ना, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, दोस्त ऐसे कंट्री जो दुनिया के अंदर अपने दोस्त इकोनॉमिक पावर के रूप में जाना जाते हैं। दुनिया के दोस्त वर्ल्ड जितने इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, दोस्त UNO हो गया, जैसे 5 कंट्री का थोड़ा दबदबा ज़्यादा है, तो इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ का आज दबदबा ज़्यादा है। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ और आज भी दोस्तों विकासशील कंट्रीज़, है ना, विकासशील देश और विकसित देश में दुनिया आज भी डिवाइडेड है। वैसे ही दोस्त उस टाइम भी थी औपनिवेशवादी जो उपनिवेश बनाते थे लोगों को, और उपनिवेशी तो यानी जो गुलाम बनते थे। तो दुनिया उस टाइम भी डिवाइडेड थी। तो दोस्त यही कहने का मतलब है कि दुनिया में आज जो ये तरीका बनता जा रहा है इसको भी ख़त्म करना होगा। उपनिवेशवादी जो थ्योरी है यानी उत्तर उपनिवेशवादी, इनका कहना है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशिक जो सिद्धांत है वो दोस्त ये कहता है कि दुनिया के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन दोस्तों, ये जो चारों दोस्तों जो कॉन्टिनेंट है, ये चारों महाद्वीप के जो देश हैं वो सब के सब दोस्तों गुलाम रहे हैं, कभी ना कभी दोस्तों गुलाम रहे हैं। वो किसके, यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो इसीलिए पश्चिमी या यूरोपियन वर्चस्व को चुनौती देते हैं कौन, उत्तर औपनिवेशिक जो थ्योरी है, या इनका ये कहना है कि जो वेस्टर्न या जो यूरोपियन जो हेजेमनी है, जो वर्चस्व है, ये दुनिया को फिर से एक ना एक दिन किसी को गुलाम ना बना ले, या दोस्तों इनका जो दबदबा है ये बरकरार ना रहे, इसको ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। ये अगर ये बढ़ता चला गया तो फिर से ये उन देशों के लिए जो आज भी अफ्रीका, एशिया, दूसरे लैटिन अमेरिका जो विकासशील कंट्री हैं, जो गरीब देश है, उनके लिए दोस्तों खतरा बन सकता है। तो ये उत्तर औपनिवेशिक जो सिद्धांत है ऐसे, इसलिए ये क्या कहते हैं, ये उनका विरोध करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों गुलाबी के जो दिन है, इन गोरी चमड़ी वालों ने, इन दोस्तों ये गोरी चमड़ी वालों ने, देखना ऐसा लगता है कि शकल से यार इन देशों ने पूरा गुलाम बनाया होगा। ये गोरी चमड़ी के लोग दोस्त कितना अत्याचार किया था यार है इन गरीब देशों के ऊपर। तो उस टाइम को उत्तर औपनिवेशिक जो थ्योरी है पूरी घटनाओं के रूप में, सिद्धांत के रूप में ये बताते हैं दोस्त। और एक चीज़, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पे
प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जो बात अभी मैंने आपको बताया था दोस्त, जो कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, तो जिस कंट्री को गुलाम बनाया करते थे ये, तो उस कंट्री को यही बोलते थे कि हमको तो ईश्वर के प्रतिनिधित्व है, हम एक ईश्वर के, हमें गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है, हमें भगवान ने भेजा है आप सभी पे शासन करने के लिए, आपको सभ्यता सिखाने के लिए। जैसे कि दोस्त अंग्रेज भारत में आते थे, है ना, जैसे ब्लैक डॉग कहा जाता था इंडियंस को, सोचो जरा एक बार। और मॉल्स पे तो साफ लिख दिया जाता था कि ब्लैक डॉग्स हैं, यानी कि जितने मॉल्स वगैरह, जैसे कोलकाता वगैरह मॉल्स जो होते थे, उस पर साफ लिख दिया जाता था कि ब्लैक डॉग्स आर नॉट अलाउडेड। सोचो जरा एक बार। तो यही सेम घटनाएं हैं जिसकी वजह से आज ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि अंग्रेजों ने दोस्त दुनिया को एक भ्रमित कर दिया, झूठ का प्रचार कर करके। अब एक झूठ को दोस्त आप 10, 100, 1000 बार बोलोगे, लोगों को सच लगने लग जाएगा। आज के दोस्तों मीडिया यही करती है, समझे दोस्त। तो उत्तर औपनिवेशिक जो अध्ययन है, उपनिवेशितों के बारे में उस सत्य को चुनौती देता है जो पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा माना जाता है। वेस्टर्न कंट्री ने दोस्त झूठ फैला कर लोगों को हम सभ्यता सिखाने आए हैं, लोगों को दोस्तों गुलाम बना लिया, कच्चा माल लूटे, ऐसी तैसे कर लिया। अफ्रीका में दोस्तों पता है आपको, हीरा मिलता है यार, ये डायमंड के चक्कर में पड़े हुए थे सारे के सारे। उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन वैश्विक संस्थाओं को नकार देता है। ये बोलता है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये जो जितनी भी संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उन्हीं का अधिकार रहता है इसके ऊपर। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ख़त्म करो, ये सब ढकोसलाबाजी है, ये किसी काम की संस्थाएं नहीं है। दुनिया में दोस्त कुछ भी होता रह जाएगा, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इन्हीं का अधिकार रहेगा इसके ऊपर। विकासशील कंट्री को सिर्फ मेंबर तो बना दिया जाएगा, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए जो पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी है, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक जो थ्योरी है, वो नकार देती है जितने भी ये यूएनओ वगैरह सब बने हुए हैं, जितने भी ये सोशल या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, सब के सब WTO, WHO सब खत्म है, एजेंसी वगैरह, ये सब जो भी ये सब संस्थाएं होती है, इन सब के ऊपर ये दोस्तों ये सब वेस्टर्न, जितने भी ये ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये सब के सब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनको ही वेस्टर्न कंट्रीज़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यूरोप के वेस्ट के साइड के, बाकी दोस्तों ये सारे अमेरिका वगैरह, ये सब कनाडा वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को सीधे इन्होंने नकार दिया है, क्योंकि इन देशों ने विकासशील देशों को दोस्त, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन सभी को दोस्तों इनडायरेक्टली आज भी प्रभावित कर रखा है अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से और अपनी हेजेमनी है दुनिया के ऊपर वर्चस्व से। एडवर्ड सईद के द्वारा तो दुनिया को 2 वर्ड में, यानी कि 2 सिद्धांत में बांट दिया गया। एडवर्ड सईद क्या कहते हैं? ओरिएंट वो कंट्री है जिनको हम मध्य पूर्व की संस्कृति और पहचान के नाम से जानते हैं। आप दोस्त फिर से समझना वर्ड, ठीक है, तो आपको दोस्त समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ओरिएंट उन कंट्री को कहा जाता है दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और जो ऑक्सीडेंट है उनको कहा जाता है जैसे यूरोप, और जो यूरोप की संस्कृति है यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है। तो सईद क्या कहता है भाई? ये कहते हैं कि भाई ओरिएंट कौन थे भाई? ये देखिए ज़रा यहाँ पे, ओरिएंट वो कंट्री है जो विकासशील कंट्री कह लो आप, भारत जैसे, ठीक है, विकासशील देश है ना, अफ्रीका जो एशियन कंट्री के देश हैं उनके लिए। जो ओरिएंट कंट्री है विकासशील, और जो ऑक्सीडेंट कंट्री है यानी विकसित, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो मानव के द्वारा बना दी गई है। वरना दोस्तों विकसित और विकासशील का ये जो खाई है, जैसे कि आज अमीर और गरीब का खाई बना हुआ है, ये दोस्तों कहा गया है सईद के द्वारा। पोस्ट कॉलोनियल दोस्तों जो थ्योरी है वो इसके बारे में हमें बताता है। जो प्राच्यवाद एक सिद्धांत है, ओरिएंटलिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने दुनिया भर के देशों को एक हिंसक बताया, जहाँ पे वॉयलेंस होता रहता है, जहाँ पे दोस्त कोई सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए दुनिया भर के अंदर संघर्ष चलता रहता है और कोई नियम नहीं है। इसलिए दोस्त दुनिया को इन्होंने अपने प्रभुत्व में लिया था ताकि नियम और कायदे कानून सिखा सके। दोस्त आज के इस टाइम में उत्तर औपनिवेशिक जो सिद्धांत है, इसने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि ये सारी जो थ्योरी पहले नहीं हुआ करती थी, इसको दोस्त अभी 90s के डिकेड्स में लोगों को पढ़ाया जाने लग गया और इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ। एक नई थ्योरी निकल कर आ गई, पोस्ट कॉलोनियल यानी कि उत्तर औपनिवेशिकवाद। फिर दोस्त उत्तर औपनिवेशिक जो अध्ययन है ये विकासशील देशों की विदेश नीति का दोस्तों एक पार्ट है, क्योंकि एक विकासशील देश गुलाम रहकर ही अपनी विदेश नीति बना रहा है। दोस्त पहले वो गुलाम रह चुका था, तो वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा कि उसकी विदेश नीति में कोई और देश इंटरफेयर ना करे और उसका देश कभी दोस्तों अपनी आज़ादी को कभी खो ना दे। तो इसलिए वो देश अपनी विदेश नीति के अंदर कहीं ना कहीं उपनिवेशवादी की जो घटनाएं थी उसको याद रखते हुए बनाएगा। ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक दोस्तों जो अध्ययन है यानी कि जो पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो पावर है
या दोस्तों जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी दोस्तों आलोचना करता है। ये कहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने पावर के दम पे लोगों की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं, जो कि दोस्त सरासर गलत है। उत्तर औपनिवेशिक दोस्तों जो अध्ययन है वो ये कहता है कि एक देश की फॉरेन पॉलिसी 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। पहले दोस्तों आइडियल होनी चाहिए, आदर्श निर्माण होनी चाहिए कि हाँ नहीं हमारा देश ये करेगा मतलब हमारा देश लोगों की दोस्तों रोज़गार देगा, लोगों की तरक्की करेगा, लोगों को पेट भरेगा, दोस्तों अपने देश के अंदर सभी फंडामेंटल जो नीड्स लोगों की वो ज़रूरत को पूरा करेगा, है ना। यानी कि आदर्श कि हम क्या करेंगे या हमारे देश में क्या होना चाहिए, है ना, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए भाई, ताकि एक देश तरक्की करेगा, अखंडता एकता बरकरार रखेगा। एंड दोस्त एथिक्स पे, नैतिकता पे बल देना चाहिए एक देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कभी वॉर या दोस्त वेपन्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पश्चिमी सभ्यता, यानी दोस्त जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी समझ बरकरार रखनी चाहिए। पश्चिमी जो समझ है हमें वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन पश्चिमी कंट्रीज़ के अगर हम जो बहुत ज़्यादा पास जाते हैं तो यही वो कंट्री है जो लोगों को इनडायरेक्टली आज गुलाम बना लेती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ये आपको इस तरह के दोस्तों हेल्प देगी, ये पैसा देगी, उधार देगी, और फाइनली जब आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि आप अपनी जो भी पॉलिसी बनाओगे, चाहे टैक्स की पॉलिसी हो कुछ भी हो, तो हमारे अकॉर्डिंग बनाओगे, आप हमारे कर्जदार हो, समझे दोस्तों। इस तरीके से ये इस सिद्धांत का ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पॉइंट है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में दोस्तों एक भारत भी है, और भारत की दोस्त विदेश नीति के अंदर नैतिकता को एक स्थान दिया गया है। दोस्त गांधी और बुद्ध के कंट्री हैं हम, जहाँ पे शांति सर्वोपरि है। नेक्स्ट दोस्त हमारी जो विदेश नीति बनती है टोटली भेदभाव रहित, यानी कि दोस्त उसमें कोई भेदभाव नहीं होता यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय समाज बनाना है हमें दुनिया को। समतामूलक मतलब यानी दोस्तों एग्लिटेरियन इंटरनेशनल सोसाइटी, जहाँ पे सभी लोग समानता के व्यवहार के साथ जी सके, किसी एक कंट्री को कोई दूसरा कंट्री सताए ना, ये कहते हुए कि तेरे पास वो है, ये नहीं है, ये है, वो नहीं है। सिंपल दोस्त, समझ में आ गया आपको। अब दोस्त हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, भारत की विदेश नीति में सिद्धांत और निर्धारक तत्व। दोस्त 2 सितंबर 1946 को, ये अब अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने भाषण में एक लाइन कहा गया था। वो स्टेटमेंट क्या थी, हम यानी कि भारत के लोग, हम जो पूरी संसार, पूरी दुनिया के अन्य राष्ट्रों से निकट और प्रत्येक संबंध स्थापित करने तथा सहयोग और शांति कायम रखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। यानी दोस्त हमेशा से हमारी विदेश नीति के अंदर अच्छे संबंध और शांति जैसे दोस्तों और सहयोग जैसे वर्ड हमेशा से कायम रहे हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कि एक विदेश मंत्री भी थे, हमेशा से दोस्तों इन्होंने इस बात पे जोर दिया है। तो इस स्टेटमेंट के साथ इस क्वेश्चन के आंसर को आपको स्टार्ट करना है, यानी शुरू करना है। दोस्तों भारत की विदेश नीति का अर्थ क्या है, यानी कि आप विदेश नीति का अर्थ समझ लो पहले, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। एक विदेश नीति दूसरे देशों के साथ संबंध, अपने हित यानी अपने राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित का मतलब नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश की ज़रूरतें, अपने देश की एकता, अखंडता, डेवलपमेंट, दोस्त वेपन, सब कुछ देख के, सभी वो कुछ जो एक देश की ज़रूरत है, उन सभी पॉइंटों को देखते हुए किसी दूसरे देश के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, राष्ट्रीय हित को देखते हुए दूसरे देश के साथ संबंध बनाना यानी रिलेशन बनाना ही एक फॉरेन पॉलिसी कहलाता है। दोस्तों जब मोदी जी किसी देश के साथ रिलेशन बनाते हैं तो मोदी जी की विदेश नीति सबसे सफल नीति में एक मानी जाती है यार। मोदी गवर्नमेंट ने आज दुनिया भर की आज जो यात्राएं करके देशों के साथ जो संबंध बनाए हैं, भारत की दोस्त एक अलग ही इमेज बनी है। अमेरिका में दोस्त आज भारत का डंका बजाना है दोस्त, या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो अलग ही दोस्त भारतीय प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों जो एक कह सकते हो एक अलग से सम्मान मिलना, ये अपने आप में दोस्त सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, ठीक है दोस्त। मोदी जी की ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। स्टार्टिंग से लेके आज तक सभी प्रधानमंत्रियों की अलग अलग विदेश नीति रही है दोस्त, लेकिन आज के टाइम की जो विदेश नीति है उसके वजह से भारत के एक जान पहचान, माहौल, स्टेटस एक अलग दोस्तों बुलंदियों पे है। अब भारत के अंदर दोस्तों कंडीशन चाहे कुछ भी हो, विपक्ष आपस में कुछ भी आलोचना करते रहे, लेकिन दोस्त मोदी जी की विदेश नीति दुनिया की जो या कह सकते हो कि आपस में देशों के बीच में संबंध बनाने की जो नीति है वो सबसे बेहतर नीतियों में से एक है। एक राष्ट्र के, मैं दोस्तों किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे ये मत समझ लेना यार, बट ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत के इस टाइम की विदेश नीति पहले के दोस्तों तुलनाओं में आज देशों के सामने जो भारत की इमेज बनती है, भारतीय नेताओं को दोस्तों जो सम्मान किया जाता है, वो दोस्तों एक कह सकते हो गर्व की बात है वो हमारे लिए। एक राष्ट्र क्या क्या
अगर दोस्तों आज भी हम देखें कि एक राष्ट्र की क्या राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वह किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रख सकता है, उनको कैसे दोस्तों विकसित कर सकता है, इन सभी बातों को देखते हुए एक फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, यानी दोस्तों राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज मोडलेस्की के द्वारा एक अपने व्यूज़ दिए गए हैं विदेश नीति के ऊपर। इन्होंने क्या कहा है कि विदेश नीति एक राज्य की गतिविधियों का सुव्यवस्थित यानी जो सिस्टमैटिक विकासशील डेवलपिंग रूप है, यानी जो विदेश नीति है वो अभी एक सिस्टमैटिक रूप है, ठीक है, कि सिस्टम से हम क्या करने वाले हैं, पूरा प्लान सेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक गवर्नमेंट दोस्तों जो आती है वो किसी देश में 5 साल के लिए आती है, किसी देश में 6 साल के लिए आती है, किसी देश में 4 साल के लिए आती है, ठीक है। तो हम 5 सालों में इस कंट्री के साथ ऐसे रिलेशन बनाएंगे, तो एक कंट्री की दोस्तों विदेश नीति बताती है ये, ठीक है, कि उस गवर्नमेंट का क्या रुख होने वाला है, क्या मतलब दोस्तों बिहेवियर होने वाला है उस देश के प्रति, जिसके द्वारा एक राज्य अन्य राज्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने या यदि ऐसा ना हो पाए तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार बदलने का प्रयास करता है। यानी दोस्तों जो मोडेल्स्की हैं दोस्त, इनके अनुसार जो ये सिद्धांत यानी इनके साथ जो स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट में इन्होंने 3 बात कही है। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या कहा है इन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय इच्छा अनुसार, यानी दोस्तों इस टाइम एक देश अपनी इच्छा अनुसार दूसरे राज्यों की गतिविधियों पे कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया वही करे जो हम कहेंगे। एक कंट्री अपने आप को दूसरे कंट्री से ऊपर रखना चाहता है, सुपर पावर बनाना चाहता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में मतलब बता रहा हूँ मैं। दूसरा का इसका मतलब है अपनी गतिविधियों का व्यवस्थित रूप में विकसित करना चाहता है। सभी कंट्री आवश्यकता अनुसार अपनी गतिविधियों में परिवर्तन करना चाहता है, उस पर कंट्रोल करना चाहता है और दोस्त इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करना चाहता है। दोस्तों ये 4 पॉइंट है का मतलब है, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, एंडसन्स के द्वारा इन्होंने क्या कहा है कि विदेश नीति, ठीक है दोस्तों, विदेश जो नीति है, विदेश नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंट लागू करना, जिसके द्वारा किसी राज्य के आचरण यानी व्यवहार को प्रभावित करके अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा एवं पुष्टिकरण करता है। यानी दोस्तों कोई एक देश कोई विदेश नीति बनाता है तो वो दूसरे देशों के साथ इसलिए विदेश नीति बनाता है ताकि उस देश के साथ विदेश नीति बनाने में हमारे देश के लोगों का फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो, तभी तक दोस्तों वो रिलेशन सही से चल पाएंगे। ये विदेश नीति का दोस्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, इनके द्वारा कहा गया है। अब पॉइंट हम देखते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन से, यानी कि हम किन सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी विदेश नीति को बनाएंगे। आया समझ में, किन सिद्धांतों पर चलते हुए बनाएंगे। तो दोस्त सबसे पहला पॉइंट है तटस्थता या असंलग्नता। दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा क्लास 12th के अंदर, न्यूट्रलिटी या दोस्तों नॉन अटैचमेंट। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई ऐसी दोस्तों मुद्दा है तो हम सही को सही कहेंगे और गलत तो गलत कहेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्त हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से पूरा कट जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमें उस दुनिया से मतलबदारी नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि हम मुद्दों पर जो तटस्थ रहेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। क्लियर। तो सिर्फ आपको मतलब ये समझिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता को बनाए रखना। हम दोस्तों जो भी पॉलिसी बनाएंगे हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि दुनिया से हमारा सहभाव अच्छा हो, सहयोग बने और मित्रता की भावना आपस में बढ़ाई जा सके। थर्ड पॉइंट क्या है, सह अस्तित्व या पंचशील। मैंने आपको बताया दोस्त कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब सहयोग की बात करता है, आपस में हेल्प की बात करता है, उसी को सह अस्तित्व या पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। पंचशील के दोस्तों जो मतलब 5 सिद्धांत है, बट इस पॉइंट में आपको सिर्फ यही बताना है कि मेनली एक कंट्री सह अस्तित्व है ना, क्या होता है इसका मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ पंचशील, ठीक है। फोर्थ सिद्धांत क्या है हमारा, फोर्थ प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था दोस्त कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो हमारी थ्योरी है, ये उत्तर औपनिवेशिक की गुलामी की घटनाओं से सीखकर विदेश नीति बनाना। दोस्त हमने क्या सीखा, हमने साम्राज्यवाद, औपनिवेशवाद और रंगभेद परख और असमानता का विरोध किया। हमने ये सीखा कि औपनिवेशवाद का विरोध करना है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके से गुलाम ना बनाए। दोस्त इस चीज़ का हमने देखो, जब यूक्रेन के ऊपर रसिया ने दोस्तों अटैक किया, यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे कोई एक कंट्री उसके ऊपर दोस्त ज़बरदस्ती करे या उस पर अटैक करे तो ये गलत बात है। और हम जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए दोस्त ये एक नेम कंट्री के जो कि भारत अपने आप में एक पोजीशन रखता है,
हमें भी कुछ कहना पड़ता है इसके ऊपर। इसलिए दोस्तों मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को दोस्तों डायरेक्टली फ़ोन करके ये कहा कि युद्ध को बंद किया जाए और यूक्रेन पर अटैक नहीं किया जाए। दोस्त अपने तरीके से हमने व्लादिमीर पुतिन को कह दिया। दोस्त जो भी अब जब देखो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या ईयर का टॉपिक है ये, तो जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को लिखोगे तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो घटनाएं होंगे तो आप ऐसे ऐसे एग्जांपल डाल देना। टीचर को दोस्तों ये लगेगा कि आप टॉपिक के साथ अपडेटेड हो और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्त कि हमने हमेशा से लोकतंत्र का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। साम्राज्यवाद यानी है ना उपनिवेशवाद, इन सब का हमने विरोध किया है कि कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुलाम बना ले। ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का दर्द हमसे अच्छा कौन जानता है यार। चलिए, विश्व शांति को प्रोत्साहन देते हैं, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। आंतरिक मामलों में हम किसी भी देश के मामलों में हम विरोध नहीं, मान लीजिए कि हम हस्तक्षेप नहीं करते। अगर दोस्त कोई भी हस्तक्षेप करता है किसी के इंटरनल मामले में तो हम उसका विरोध करते हैं। अब जो जम्मू एंड कश्मीर का मामला है, कोई भी कंट्री अगर उसके पक्ष में या कुछ भी बोले जम्मू कश्मीर का मामले में, तो हम दोस्त वहीं पर उसको फटकार लगा देते हैं, भाई ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हम समझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे इंटरनल मामले दोस्तों कोई नहीं कहेगा। ये चीज़ हमेशा बरकरार रखनी है सभी देशों को, इससे संबंध बिगड़ जाते हैं देशों के, ठीक है दोस्तों। अब आप ही देख लो भाई, अब आप दो जने हो हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सर फोड़ रहे एक दूसरे के, कोई तीसरा आकर दोस्तों बोल दे, बक्कल ना ताड़ देंगे उसकी। यही होता है यार, कई दोस्त हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी करे, हाँ पड़ोसी कुछ भी नहीं बोलेगा भाई। लेकिन हमारे देश में तो कुछ अलग ही कहानी है, लड़ाई हो रही होगी तो लोग आगे खड़े हो जाएंगे, भाई सिनेमा हॉल लगा है, फ्री में मूवी देखने को मिल रही है उनको तो यार। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो दो जने की लड़ाई में पड़ोसी मजे ले जाता है। इसलिए लड़ाई भी लड़ो तो घर में ऐसे लड़ो कि भारत लोगों को पता ही ना चले कि एक घर में लड़ाई भी हो रही है। चलिए दोस्तों, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अब हमने देख लिया सिद्धांत कि इन पॉइंटों को देखते हुए हम अपनी विदेश नीति बनाएंगे, और अब हम उन पॉइंटों को देखते हैं जिन पॉइंटों को दोस्त हमने अपने विदेश नीति में रख रखा है। वो कौन कौन से पॉइंट है? डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले दोस्त हम नेशनल इंटरेस्ट को अपने पॉइंट में रखते हैं फॉरेन पॉलिसी के। नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्रीय हित। एक राष्ट्रीय हित की एक डेफिनेशन अगर मैं आपको एक सिंपल में वर्ड में बताऊं, राष्ट्रीय हित का मतलब होता है एक देश की ज़रूरतें, देश की एकता अखंडता बरकरार रखकर देश का डेवलपमेंट हो, देश दोस्त एक तरक्की करे, देश एक अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए, इन सभी बातों को दोस्त देखते हुए देश किसी और देश के साथ अपने जब संबंध बनाता है दोस्त, हम कहते हैं कि वो देश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संबंध बना रहा है, ठीक है। संप्रभुता मतलब सोवरेटी को, ठीक है। सोवरेटी मतलब जब कोई देश अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी लिबर्टी कि एक देश पूरी आज़ाद है भाई, उसकी गुलामी ना हो जाए, यानी कि उसकी आज़ादी खतरे में ना आ जाए भाई, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते बनाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को दोस्तों हम अपने फॉरेन पॉलिसी में प्रमोट करते हैं। राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण या सम्मानजनक संबंध बनाए रखे, या दोस्तों हमेशा हम ऐसे संबंध को प्रमोट करें या हम ऐसे रिलेशन बनाएं जिससे कि हमेशा रिस्पेक्टफुली एक कंट्री दूसरे कंट्री को हमेशा दोस्तों रिस्पेक्ट करे और उसके इंटरनल मामले में कोई इंटरफियर ना करे, ठीक है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श को भी हम अपने फॉरेन पॉलिसी में रखते हैं, यानी कि दोस्तों नेशंस क्या दोस्तों जो एक प्रेस्टिजियस है, जो आइडियल्स हमारी होती है कि एक कंट्री आपस में इस तरीके से मिलजुल के रहे कि इकोनॉमिक या दोस्त तमाम सेक्टर में आपस में दूसरे की हेल्प करे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। सांस्कृतिक कारक का मतलब दोस्तों क्या हुआ? देखो, जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बना रहा होता है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी संस्कृति पे कोई खतरा ना आ जाए। अब मान लो दोस्त हमने अपनी कोई के साथ कोई ऐसी पॉलिसी बना लिया, कोई ऐसी रिलेशन बना लिया जिससे कि दोस्त वहाँ की संस्कृति हमारे देश में आ रही है और हमारी संस्कृति लुप्त होते जा रही है। आज दोस्तों क्या हो रहा है यार, आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में WTO की दोस्तों इंटरफेयर की वजह से सबकी ऐसे की तैसे हुई पड़ी है। अब देखो यार, हम अपने कल्चर्स को छोड़कर हम आज इतना दोस्तों मॉडर्न बन चुके हैं कि इतने फटे फटे कपड़े, वो अलग है यार। देखो, हम हमारी लिबर्टी है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हमारी लिबर्टी क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे दोस्तों हम अपने अंगों को इस तरीके से दिखाना एक अलग मानसिकता हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा भी नहीं है आप कुछ भी पहने यार, हम हमारी मर्जी है ना। लेकिन दोस्त कुछ लोग कुछ हद ही पार कर देते हैं, है ना। मतलब दोस्तों कह सकते हो कि अच्छा लड़का हो लड़की चाहे कोई भी हो, एक की कहते नहीं है कि हम अपने सभ्यता, एक सभ्य समाज में रहते हैं, उस सभ्य समाज की पहचान होती है। वरना दोस्तों आप ब्रिटेन वगैरह में जाए तो वहाँ पे सब कुछ रोड पे खुल्लम खुल्ला ही हो जाता है यार। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं उस सभ्यता का हमें ध्यान रखना चाहिए और एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए, ठीक है दोस्त।
बाकी एक हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पहने, हमारी मर्जी है, उस पर दोस्तों कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमें अपने अपने समाज का ध्यान रखकर सब कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल सिचुएशन। हम जब भी दोस्तों कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें हम अपने देश लोकेशन को ध्यान रख के बनाते हैं कि हमारा देश किस एरिया में लोकेटेड है और आसपास जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं। नेक्स्ट, देश के अंदर संसाधन तथा उसका उपयोग। हम जब भी दोस्त बनाएंगे किसी कंट्री के साथ रिलेशन, तो उस कंट्री में ऐसे कौन से रिसोर्सेज, कौन से रिलेशंस है ना, जो हमारे देश को फ़ायदा दे सकता है। जैसे दोस्त एग्जांपल मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, हमें वहाँ से तेल मिल सकता है, तो हम ऐसे कंट्री के साथ रिलेशन बनाएंगे जहाँ की संसाधन हमारे देश को मतलब कि हेल्प देती हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास फॉरेन पॉलिसी का, वो है गुट निरपेक्षता। दोस्त गुट निरपेक्ष हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है, बहुत बड़ा पार्ट है। गुट निरपेक्ष ये बताता है कि दोस्तों हम एक न्यूट्रल कंट्री है, हम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले कंट्री हैं। हम किसी भी एक कंट्री के दोस्तों हाँ में हाँ नहीं करेंगे कि वो कुछ बोलते जाए हाँ, हम ऐसे वाले कंट्री नहीं है दोस्त, पाकिस्तान और तमाम और कंट्रीज़ की तरह, ठीक है दोस्त। तो गुट निरपेक्ष आपको पता है 1955 के अंदर, 1955 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी बांडुंग के अंदर, और 1961 में दोस्त बेलग्रेड के अंदर जो कि यूगोस्लाविया की कैपिटल बेलग्रेड, वहाँ पे फाइनली दोस्त इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इन पांचों नेताओं के द्वारा। ये पांचों नेता दोस्तों कौन है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सुकर्नो, जोसेफ ब्राज टिटो और दोस्तों गमाल अब्दुल नासिर एंड वामे नक्रुमा। भारत हो गया दोस्त, इंडोनेशिया हो गया, घाना हो गया एंड दोस्त यूगोस्लाविया हो गया, ठीक है दोस्त, और कौन सा हो गया, मिस्र हो गया। तो ये 5 कंट्री के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसका दोस्तों मेन मकसद था आपस में मिलकर सहयोग स्थापित करना, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपस में सहयोग करना, और कोई भी कंट्री, शक्तिशाली कंट्री किसी को गुलाम बनाता है दोस्त उसका विरोध करना। और शीत युद्ध उस टाइम चल रहा था, इसलिए युद्ध की स्थिति ऐसा हम करेंगे जिससे युद्ध की स्थिति पैदा ना हो, युद्ध की स्थिति में शांति लाना। दोस्त जब क्यूबा मिसाइल संकट हो रहा था, तो दोस्त यूएसएसआर को समझाने का भी काम नैम के कंट्रीज़ यानी कि नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट के कंट्रीज़ नहीं किया था, ठीक है। तो मेन हमारी पॉलिसी है गुट निरपेक्षता आंदोलन, गुटों से अलग रहना। हम किसी के दोस्तों गुट में, भारत आज भी नेटो कंट्री नहीं है भाई, भारत नेटो में शामिल नहीं हुआ, दोस्तों वार्सा पैक्ट में शामिल नहीं हुआ है, सीटो सेंटो किसी में भारत शामिल नहीं हुआ था। भारत की दोस्तों जो परमाणु नीति है वो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, हम कभी पहले यूज़ नहीं करेंगे। पॉलिसी दोस्तों ये है कि हमारी देखो, सबसे पहले हमने 18 मई को 1974 को दोस्त हमने बनाया था, क्या जल्दी बताया दोस्तों, क्या बनाया था हमने, परमाणु बम। लेकिन दोस्तों कुछ पहले, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की पॉलिसी से पहले देखो, भारत ये जानता था कि दुनिया में सबसे पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया और उसकी दोस्त लगभग 1.5 लाख लोगों को मार डाला, ये घटना भारत समझ चुका था कि भारत ने देखा दोस्तों उस टाइम जापान की कंडीशन कुछ ऐसी थी, अमेरिका ने फोड़ डाला उसको यार। लेकिन भारत हमेशा से अपनी सिक्योरिटी से दोस्त कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा भाई, ये इंडिया की एक पॉलिसी हमेशा रही है, इसलिए हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बना रखी है। सबसे पहले आपको दोस्त बता दूं मैं, तो 1945 में हमने दोस्तों देखा कि हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे दोस्तों अटैक किया गया है ना। अब उसके बाद ही यूएसएसआर भी साथ नहीं बैठा है, यूएसए ने दोस्तों जैसे अटैक किया, इसने तो दिखा दिया भाई कि मेरे पास एटम बम्स है, जो पार्ट लेना पार्ट लूँ। उसके बाद दोस्तों यूएसआर ने बोला, रसिया ने भाई, जिसको आज कहते हैं, अच्छा बेटा तेरे पास हो तो मैं भी लूँगा। 1949 में इसने भी बना लिया भाई, यूएसएसआर ने। देखते देखते कंट्री और भी आगे आ गया भाई, उसको लगा भाई अब अच्छा बेटा। 1954 में दोस्तों ब्रिटेन ने भी बना लिया, 1959 में दोस्त फ्रांस ने भी बना लिया, 1964 के अंदर चाइना ने भी बना लिया। अब लो भाई, इन 5 कंट्री हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इन 5 कंट्री पे दोस्त कह सकते हो कि क्या हो गए दोस्त, परमाणु बम वाले हो गए, ये एटम बम्स हो गया। अब इन 5 कंट्री की भाई सूझबूझ देखो, इन्होंने 1964 में दोस्तों लास्ट टाइम पे चाइना ने बनाया था, और 1967 में दोस्तों इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि है दोस्तों, क्या किया इन्होंने, परमाणु अप्रसार संधि बना दिया दोस्त। और इसके द्वारा इन्होंने ये कहा कि जो भी इस पॉलिसी पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे दोस्तों सिग्नेचर करेगा, परमाणु अप्रसार संधि पे जो सिग्नेचर करेगा, वो कभी भी टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि परमाणु का टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों परमाणु बम बनाने के बाद जो टेस्ट करता है, जो टेस्ट में पास हो जाता है, उससे कहीं परमाणु संपन्न देश कहा जाता है। तो हुआ ये
कि इस पर जो साइन कर देगा वो नहीं कर सकता। भारत इस पर सिग्नेचर किया ही नहीं। भारत पर दोस्तों बहुत दबाव डाला गया, हम नहीं करेंगे साइन भाई, हम क्यों साइन करें, साले तुम बना लो और हम बनाएंगे नहीं। इसलिए दोस्त फाइनली भारत ने क्या किया कि 18 मई दोस्त आयरन लेडी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो लौह महिला कहा जाता है इंदिरा गांधी जी, 18 मई 1974 को दोस्त फाइनली हमने राजस्थान के पोखरण में हमने टेस्ट किया, परमाणु टेस्ट किया हमने, बट उसमें दोस्तों हम फेल हो गए। लेकिन हमने टेस्ट तो किया और दुनिया भर के देशों को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। और उसके बाद दोस्तों हमने 11 मई को, कब 11 मई दोस्त 1998 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की सरकार की यानी कि प्रधानमंत्री थे दोस्तों उस टाइम, और उस तरीके जब हमने टेस्ट किया उस टाइम पे मना किया गया था हमें, फिर भी दोस्तों हमने टेस्ट किया और उसमें हम पास हो गए, सफल हो गए दोस्तों। वही सेम जगह राजस्थान के पोखरण में। हाँ, अमेरिका दोस्तों हमसे नाराज़ हो गया, उसने हम पे प्रतिबंध लगा ले प्रतिबंध। भारत इतना बड़ा मार्केट है, 2 दिन के बाद खुद लौट कर आ जाएगा। और दोस्तों वही हुआ, खुद लौट कर वो आया। नहीं यार, भारत सही तो कह रहा था यार, भारत बहुत बड़ा मार्केट है दोस्त। यहाँ की इतनी जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी बड़ी है यार कि भारत का अपने आप में दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भारत को इग्नोर करके दोस्त कोई नहीं रह सकता। आपको दोस्तों याद होना चाहिए, जब भारत गुलाम था तो दोस्त उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन, आपको पता है भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन वही कर्जन है ये जिसने दोस्त बंगाल का विभाजन किया था 1905-6 का पूरा टाइम जो है हमारा। इसने कहा था कि ब्रिटेन के जितने भी साम्राज्य हैं यानी कि ब्रिटेन का जितने भी कंट्री गुलाम हैं वो कंट्री आज़ाद हो जाए चलेगा, अगर ब्रिटेन से भारत छिन गया तो ब्रिटेन का सूर्य अस्त हो जाएगा, यानी कि दोस्त सूरज डूब जाएगा ब्रिटेन का। सोने की चिड़िया दोस्तों कहे जाने वाले भारत ने ब्रिटेन को दोस्त इतना दिया कि उसका लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसको दोस्त पता है कि भारत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। वैसे ही सेम दोस्तों भारत की इंपॉर्टेंस आज भी है। तो दोस्तों ये सारी घटनाएं देखते हुए भारत ने दोस्त क्या किया, 3 अगस्त को 1954 को हमने एक परमाणु ऊर्जा विभाग बना दिया हमने, है ना, यानी कि एटम सर्विस के लिए, ताकि भारत के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको देखे, है ना। एंड दोस्त एक जो न्यूक्लियर पॉलिसी भारत के जो हमेशा यही है, हम शांति प्रिय देश है दोस्त, बुद्ध और गांधी के देश है हम, तो हम कभी भी किसी पे पहले अटैक करने की बात नहीं कहते। इसलिए दोस्त जो हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी वो ये है, नो फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। हम कभी भी दोस्त पहले इसका यूज़ नहीं करेंगे, पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे, अगर हम पे हुआ तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है दोस्त ये इस पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाना चाहिए, है ना। हम कब तक शांति प्रिय बन के रहेंगे। अभी दोस्तों कोई भी आता है ठोक के चले जाता है यार, कोई मतलब मेरा ये दोस्त, जब भी देखो जैसे कि कोई जम्मू कश्मीर में कोई घटना हो, POK लेना है हमें, अरे लो भाई कब बैठोगे, उसको लो ठोक दो, काम खत्म करो। एक चीज़ होती है फॉर्मेलिटी, लेकिन दोस्त मोदी जी हैं तो होगा तो जरूर यार, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है इसके अंदर, इसकी टेंशन नहीं है। चलिए अब भारत की आर्थिक नीति की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ये है कि भारत को एक इकोनॉमिक पावर बनाना है, पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ाना है। भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए विकसित देशों के साथ इस तरीके से समझौता करना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में IMF के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर भारत का महत्व बढ़े। दोस्त GDP 7.8 के साथ दोस्तों हमारी इंक्रीज होती रही है अभी, लगभग दोस्त कोविड के बाद दोस्त हमारी GDP सही है दोस्त। फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी के मामले में। इस तरीके दोस्त हमारी आर्थिक नीति जो चेंज हुई दोस्तों फाइनली जाके वो 1991 में दोस्तों जब हुई, हमने अपनी इकोनॉमी में चेंज कर दिया, क्योंकि दोस्त स्टार्टिंग की जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो सोशलिज्म की पॉलिसी थी दोस्त। मैंने आपको पब्लिक पॉलिसी में समझाया ये बात, समाजवाद की थी, जहाँ पे स्टेट कंट्रोल ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन दोस्त इसके जब हमें घाटा महसूस हुआ तो हमने 1991 में जाके हमने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म किया और दोस्त हमने उदारीकरण कर लिया। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, है ना, उदार कर दिया हमने, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, कोई भी कंपनी भारत में आ सकती है अब। प्राइवेटाइजेशन दोस्त, जो गवर्नमेंट के हाथ में उसको निजीकरण कर दिया, गवर्नमेंट के हाथ को प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथों में दे दिया, उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया। और दोस्त हमने अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, लेन देन करना हमने स्टार्ट कर दिया। इसको क्या होगा, वैश्वीकरण कहा गया इसको, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये रही है इकोनॉमिक पॉलिसी। दक्षिण एशिया में दोस्त भारत की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी भूमिका है। भारत दोस्त साउथ एशिया के अंदर एक लीडर की भूमिका निभाता है। जो श्रीलंका भी पता है आपको बर्बाद हो गया है वो फैमिली कहते हैं ना, फैमिली के चक्कर में पूरी पॉलिटिक्स के अंदर प्रधानमंत्री से दोस्तों लेकर सभी फाइनेंस मिनिस्टर में सभी बड़े बड़े पोस्टों पे, छोटे पोस्टों पे सभी पूरे मंत्री को सभी अपने फैमिली को घुसा दिया, पूरी फैमिली, गोतिया घर के फैमिली सभी को फैमिली को घुसा दिया, पूरा श्रीलंका बर्बाद है दोस्त। अभी $100 बिलियन का दोस्तों हमने इसको हेल्प किया है। तो श्रीलंका में कुछ होता है तो लो भाई यहीं पे। बांग्लादेश को दोस्तों जब बनाने की बात थी
तो इंडिया ही रहा भाई 1971 के वॉर के अंदर। तो नेपाल के दोस्त हमने जब बड़ा भूकंप आता तो हम उसको हेल्प देते हैं यहाँ पे। भूटान में दोस्तों करते हैं। अफगानिस्तान में दोस्तों तालिबान के घटना के टाइम ऐसी घटना देखने को मिली, ठीक है। तो दोस्त दक्षिण एशिया के अंदर भारत एक बहुत अपना महत्वपूर्ण स्टैंड रखता है और दुनिया के कंट्री यानी कि दोस्तों साउथ एशिया के कंट्री है उनका एक लीडर के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्त पाकिस्तान के होने की वजह से साउथ एशिया के अंदर थोड़ा सा दोस्त कह सकते हो कि एक जो संबंध है वो बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये एक आतंकवादी एक्टिविटी से बाज नहीं आता। आज भी दोस्तों जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ के दोस्त जो विदेश मंत्री है जो यूएनओ और विश्व के अंदर उन्होंने क्या कहा है, जम्मू कश्मीर का राग अलापना स्टार्ट कर दिया। तो इमरान खान के बाद जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने वो भी दोस्तों ऐसे ही है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले लेके वहाँ के लोगों को बरगलाते हैं और सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान के लोग हमें वोट दे देंगे। तो यही चलता रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो स्थिति है दक्षिण एशिया में दोस्तों विश्व नेता की है, इसलिए दोस्त भारत विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है, जहाँ की दोस्तों इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्त कह सकते हो कि विदेश नीति और विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व एवं महत्वाकांक्षा दोस्त कुछ मामलों में जो बांग्लादेश है दोस्त वो हमसे थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, जैसे कि हंगर इंडेक्स हो गया उसमें दोस्तों कर पा रहा है। पाकिस्तान दोस्त 10 कर पा रहे हैं यार। भारत को कुछ सेक्टर में अभी भी आगे निकलने की ज़रूरत है, बट अपने आप में दोस्तों साउथ एशिया के अंदर भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का दोस्तों महत्व एवं महत्वाकांक्षा दोस्तों ब्रिक्स का मेंबर हो, चाहे दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ हो, चाहे दोस्तों अभी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हो, एशियन कंट्रीज़ के साथ, भारत के दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैंड है। अभी दोस्त जब भी कोई भी घटना होता है तो उसमें दोस्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। चाहे दोस्त अभी आप इसका मामला देखो, किसका, जो रसिया और यूक्रेन का। दोस्त अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कहे यूक्रेन पर अटैक ना करे। तो दोस्त अपने आप में भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है यार। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर औपनिवेशिकवादी सिद्धांत से लेकर उन बातों को अध्ययन करना जिसके वजह से एक देश गुलामी रहा, और उसके बाद दोस्तों एक विदेश नीति के सिद्धांत में अपनी उन बातों को शामिल करना जिससे हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार कर सकें, अपने आदर्शों को, अपने आइडियल को, जो हमारी जो कह सकते हो जो आदर्श है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। यह दोस्तों भारत की विदेश नीति से अच्छा कोई नीति नहीं हो सकता। इस प्रकार दोस्तों हमारे टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। इस स्लाइड्स की और नोट्स के लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए मैंने। दोस्तों नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट दोस्तों फिनिश हो गया है हमारा। इस वीडियो को दोस्त बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्त आपके कमेंट्स मेरी ताकत और जुनून को बढ़ाती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और जल्द लेकर आऊँ। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यहीं बनाए रखना। भारत की दोस्तों विदेश नीति, उत्तर औपनिवेशवादी निर्धारक तत्व और भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, ये तीनों पॉइंट दोस्त हमारे चैप्टर के अंदर है। सारे पॉइंट्स हमारे हो जाते हैं यहाँ पे फिनिश। जय हिंद, जय भारत।